हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आज जो है हमारी जो सीरीज चल रही है ये पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों उसका आज 11वां पार्ट है, सॉरी 13 पार्ट है। और इसके जो 12 पार्ट हैं वो पहले से जो है हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। बस दोस्तों यही मैं आपसे कहता हूँ कि हर पार्ट को पूरा देखना है। बार बार मैं इसी चीज को कह रहा हूं क्योंकि आप हर पार्ट को पूरा देखोगे तभी आपकी जो करंट अफेयर्स है एक मतलब 1 ईयर की वो आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से जो है एग्जाम सक्सेस नहीं कर मतलब एग्जाम में सफलता नहीं पाई जा सकती। आपको शॉर्ट ट्रिक जो है कुछ राहत दे सकती है, लेकिन दोस्तों लंबा स्ट्रगल के लिए, लंबी लड़ाई के लिए हमें अपने आप को पावरफुल बनाना होगा बजाय शॉर्टकट के। तो इसलिए आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उन वीडियो को सभी को आप देखें अच्छे से, और उसके बाद फिर पीडीएफ पर जाना रिवीजन के लिए। और पीडीएफ भी आप लोगों की तैयार होकर बस डली जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ सबको मिलेगी, कोई ये ना सोचे पीडीएफ ही मिलेगी। लेकिन पीडीएफ वो सक्सेस जब होगी जब आप लोग सारे वीडियो देखोगे। अगर आप सारे वीडियो नहीं देखोगे, यानी कि एक एक करके वीडियो नहीं देखोगे, तो पीडीएफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि वो आपके लिए वैसे ही होगी जैसा आप शॉप पे जाते हो, मैगजीन लाते हो और उसके बाद एक आध दिन पूरी मेहनत से उसे पढ़ते हो और फिर उसके बाद रैक में रख जाती है वो पूरे मंथ के लिए। फिर ऐसी मैगजीनों का बार बार जो है ढेर लग जाता है। तो दोस्तों अच्छे से नॉलेज लेनी है अगर करंट अफेयर्स की, और हर एग्जाम में करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस आप जानते होगे, तो इसलिए आपको बेहतर करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये जो 13 पार्ट है। आज आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाल ही में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से किस जिले में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेजिडेंशियल मतलब हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें रेजिडेंशियल हॉकी जो सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा हुई है दोस्तों। ये आपका जिला है लखनऊ। लखनऊ में ये सेंटर बनेगा। देखो नाम से है रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर, यानी कि यहाँ पे बच्चों के रुकने की व्यवस्था होगी और यहाँ पे हॉकी के लिए जो है प्रैक्टिस की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। हॉकी का जो खेल है उसमें प्रतिभाओं को खोजने की जो है एक प्रक्रिया है। ये लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा और यहाँ पर बच्चों को जो है और जैसे हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है, कि वो अपने अच्छे से वहीं पर रहकर प्रैक्टिस को जारी कर सकें। अगला क्वेश्चन है, इतना ही आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वेज नहर में फंसा, अब ये काफी चर्चा में रहा था। स्वेज नहर में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देखो सबसे बड़ा मालवाहक जहाज था एवर गिवेन, ये स्वेज नहर में अटक गया था, फंस गया था, जिससे बहुत सारे जहाज जो है वो भूमध्य सागर और इधर रेड सी में इकट्ठे हो गए थे क्योंकि ये जहाज बीच में फंसा हुआ था। तो हाल ही में ये जो जहाज फंसा था दोस्तों, ये किस देश का जहाज था? तो ये दोस्तों आपका जहाज था पनामा देश का, ठीक है। ये जो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि सबसे जो हाल ही में जहाज फंसा स्वेज नहर में वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एवर गिवेन और किस देश का था? पनामा का। अब दोस्तों पनामा देश जो है इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी भी पनामा सिटी है। और दोस्तों यहीं पे पनामा में जो पनामा नहर है ये दोस्तों अटलांटिक ओशन को अटलांटिक ओशियन को यानी कि आपके पास महासागर को
प्रशांत महासागर से ऐड करता है, से जोड़ती है, और बहुत ही व्यस्त नहर है दोस्तों ये व्यापार के हिसाब से, ठीक है नहीं, ट्रेड के हिसाब से बहुत ही बिजी नहर है ये पनामा नहर। कहाँ है? पनामा में आपके पास। और अभी ये जो जहाज फंसा हुआ था एवर गिवेन, ये किस देश का था? पनामा का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, उसका जो वर्ल्ड शूटिंग का दोस्तों ये कप हुआ था, उसमें किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते? तो पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है उसका वर्ल्ड कप हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली। अभी ये नई दिल्ली में हुआ था वर्ल्ड कप। पहला आपको ये पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते? सॉरी, किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीते हैं और तालिका में सबसे ऊपर भी रहा है वो अपना जो है प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, कि भारत जो है, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2021 का न्यू दिल्ली में, उसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। और भारत ने कुल मिलाकर जो है दोस्तों 30 पदक जीते हैं, और 30 पदक में आपके पास 15 स्वर्ण हैं और 9 आपके पास रजत, 9 पदक रजत हैं, और दोस्तों 6 पदक आपके कांस्य हैं। तो भारत ने जो है कुल मिला के कितने पदक जीते हैं? 30। और पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका यूएसए, तो दूसरे नंबर पर आपका यूएसए रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो भारत। किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण जीते? भारत ने। और ये कहाँ हुआ था वर्ल्ड कप? न्यू दिल्ली में। 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट जो है 2021 को, ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ठीक है नहीं। और ये इस रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, जो विश्व बैंक है ये विश्व के लिए सामाजिक, आर्थिक मार्गदर्शन करता है ये विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक, ठीक है नहीं, मार्गदर्शन का कार्य करता है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन बस यही है इंपॉर्टेंट कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा। वन लाइनर क्वेश्चन में यही होता है दोस्तों कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, टाइम खराब होगा आपका। जब आपके पास टाइम है तो ज्यादा पढ़ो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। पहले हमें पता होना चाहिए ये रिपोर्ट किसने जारी की थी और क्या इसका उद्देश्य है रिपोर्ट का, ये बस हमें पता चल जाए पर्याप्त है, ठीक है। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक ने मतलब क्या करता है इसमें, क्यों मतलब रिपोर्ट आई है? विश्व बैंक जो है बताता है कि विश्व की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वो किस दिशा में जा रही है, उसका मार्गदर्शन करता है विश्व का, ठीक है। विश्व बैंक के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि विश्व बैंक का जो स्थापना कब हुई? 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ठीक है। और भी आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो मैं बता भी चुका हूँ विश्व बैंक के बारे में, पिछले वीडियो को आप अच्छे से देखो, और नहीं तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए अर्थ आवर डे की थीम क्या थी दोस्तों? तो अर्थ आवर डे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है WWF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, इसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। अब ये क्या है आपके पास? WWF ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है दोस्तों,
जो एनवायरमेंट और पर्यावरण, मतलब जो पर्यावरण है और पर्यावरण और जलवायु, इन सारी चीजों को लेकर जो है इनके ये काम करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है आपके पास? 1961 में। अब इसने अर्थ आवर डे मनाया। अर्थ आवर डे दोस्तों हर साल मनाया जाता है मार्च माह के अंतिम रविवार को। अंतिम शनिवार को, यानी अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है कि बिजली के प्रति जो है, बिजली के बचत के प्रति लोगों को जागरूक करना। के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसका मकसद ये है अर्थ आवर डे का। और दोस्तों इस दिन क्या होता है, 8 से 9 के बीच में जो गैर जरूरी लाइटें होती हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बने अभी तक? अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च में चौथा शनिवार जो आता है, मार्च का जो अंतिम शनिवार आता है उस दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। और वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। और ग्लैंड का है आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है, ग्लैंड में। और इसने जो इस बार अर्थ आवर डे मनाया, तो दोस्तों उसकी थीम क्या थी? प्रकृति को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो इस बार अर्थ आवर डे की थीम क्या थी? प्रकृति को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। किसके द्वारा मनाया गया? WWF के। और क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। क्या इसका मकसद है? लोगों को बिजली के बचत के लिए जागरूक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतुआ समुदाय दोस्तों चर्चा में रहा था। तो ये समुदाय जो है किससे, मतलब कौन इस समुदाय से संबंधित है? मतुआ समुदाय से। तो दोस्तों ये जो समुदाय है ये आपका पूर्वी बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में भी पूर्वी बंगाल जो है वह बांग्लादेश में, वहां इसकी प्रेजेंट है दोस्तों इस समुदाय के। और ये समुदाय दोस्तों हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही आता है, यानी कि हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही ये समुदाय आता है। तो इनका जो दोस्तों, ये इनमें से कौन मतुआ समुदाय से संबंधित था? तो इनमें से दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या हरिचंद ठाकुर। तो दोस्तों हरिचंद ठाकुर जो थे वो मतुआ समुदाय के एक प्रकार से प्रणेता थे, यानी इन्होंने जो है वो दोस्तों मतुआ महासंघ की स्थापना करी। महासंघ की स्थापना। और दोस्तों ये जो संघ है ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इसने आंदोलन चलाया। और ये जो हरिचंद हैं दोस्तों इनके आदर्श हैं मतुआ समुदाय के। ये जो हरिचंद हैं मतुआ समुदाय के आदर्श हैं। और मतुआ समुदाय दोस्तों इन्हें अपना भगवान मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मतुआ समुदाय चर्चा में रहा, कहाँ कहाँ ये मतलब निवास करता, तो पश्चिम बंगाल के मतलब पूर्वी भाग में और बांग्लादेश में। और हरिचंद जो है इनके एक आइडियल पर्सन है जिसे ये अपना भगवान भी मानते हैं। और हरिचंद ठाकुर जो है वो मतुआ समुदाय से संबंधित हैं। और मतुआ महासंघ की जो है इन्होंने स्थापना करी। और जो महासंघ है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन उसने चलाया, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इतना याद आपको रखना। मतुआ समुदाय चर्चा में था तो इससे संबंधित कौन है? हरिचंद ठाकुर।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस किन किन दो देशों के बीच शुरू की गई? तो दोस्तों मिताली एक्सप्रेस जो है अभी फिलहाल ही में शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। और इससे पहले भी जो है एक मैत्री एक्सप्रेस थी और एक बंधन एक्सप्रेस, वो भी भारत और बांग्लादेश के मतलब बीच ही शुरू की गई हैं। और अब ये तीसरी आ गई मिताली एक्सप्रेस। जो मैत्री एक्सप्रेस थी वो ढाका और कलकत्ता के बीच, और जो आपके पास बंधन एक्सप्रेस थी दोस्तों वो खुलना और कलकत्ता के बीच। ये चलाई गई थी पहले। अब तीसरी एक्सप्रेस आई है मिताली एक्सप्रेस, जो बंगाल के जलपाईगुड़ी से जो है बांग्लादेश को जोड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लिख सकते हैं चाहे मिताली एक्सप्रेस। ये आपकी जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के पार्ट को, बांग्लादेश के भागों को जोड़ेगी। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। ये जलपाईगुड़ी आपकी बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, अगला। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, और आपको लग रहा है कंटेंट बढ़िया है और आपकी नॉलेज में एडिशन कर रहा है, तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली एग्जाम फोकस। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल आपका ओनली एग्जाम ऑफिशियल है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और हर वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और अगर फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर आपका, ये आप जो है इस नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दोस्तों भारत के किस शहर में किया गया? दिल्ली, पंचकुला, भुवनेश्वर, नोएडा। तो ये आपका शुरू किया गया है पंचकुला में। जिन लोगों को आता है वो अपने जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगर आंसर पर उनके ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो आप ये ना सोचें कि हमारे आंसर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सब आप हमारी नॉलेज में हैं और कमेंट आप करते रहें। तो देखो हमारा मकसद पढ़ाई है, पढ़ाई हमारी होनी चाहिए। आप आंसर देते रहोगे, मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा। ठीक है नहीं, और बीच बीच में हम देख भी लेते हैं आपके कमेंट्स को। ठीक है, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों 2021, इसका आयोजन हुआ पंचकुला में, हरियाणा में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? योगासन को, इस बार योगासन को शामिल किया गया है। योगासन को शामिल किया, यानी कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दोस्तों योगासन को शामिल किया गया है। और कहाँ हुआ ये? पंचकुला में, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश द्वारा गर्भपात के बाद वैतनिक अवकाश देने का कानून पारित किया गया? तो दोस्तों ये कानून जो पारित किया गया आपका न्यूजीलैंड में पारित किया गया है कि वहां अगर कोई महिला जो है 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को मतलब ड्रॉप करती है यानी गिराती हैं, तो अगर वो किसी सर्विस में है तो 3 दिन का उन्हें वैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक है नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी है, लेकिन किसी का परिस्थिति बस अगर ऐसा वो करती हैं और वो जॉब में है तो उन्हें 3 दिन का वैतनिक का मतलब होता है दोस्तों उन्हें वेतन भी दिया जाएगा, अवकाश मिल जाएगा, लेकिन उन 3 दिनों का वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश है ऐसा? वो है आपका न्यूजीलैंड, जो इसने ऐसा कानून बनाया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में, आपको पता हो तो आंसर करते नहीं। हाल ही में जो 28वें हुनर हाट का आयोजन है दोस्तों, वो किया गया आपका गोवा में, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं हुनर हाट क्या है। इसमें जो जनजातीय मंत्रालय होता है, अनुसूची मंत्रालय जो होता है, अनुसूचित, वो जो शिल्पकार हैं बेचारे आदिवासी, उनके प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है इसमें, ठीक है नहीं, उनके लिए एक मार्केट तलाशा जाता है। तो शिल्पकारों के लिए, दस्तकारों के लिए जो हुनर हाट में वो अपने अपने आइटम्स का, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, ठीक है। 28वां कहाँ हुआ है? गोवा में। 26वां दिल्ली में हुआ था, 24वां आपका लखनऊ में हुआ था, ठीक है। लिख सकते हैं चाहे 26वां दिल्ली और ये 24 लखनऊ। तो ये लखनऊ में हुआ था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस संघ शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो, अगर आपको पता हो तो बताएं, आप आंसर देते ना कमेंट बॉक्स में। देखो पहला ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली और चौथा लक्षद्वीप। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने दोस्तों लक्षद्वीप को जो है टीबी मुक्त मतलब राज्य घोषित किया है। दोस्तों मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में शायद, कि टीबी यानी क्षय रोग के बारे में मैंने कल बताया था वीडियो में, आप वहां देख लेना। लेकिन ये किस, ये मतलब जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है दोस्तों? माइको बैक्टीरियम गलत रहेगा। माइको बैक्टीरियम और आपके पास ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जीवाणु का नाम है दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण जो है ये होता है, ठीक है नहीं, जीवाणु जनित रोग है आपके पास। और भारत सरकार ने दोस्तों, ये याद रखना है, 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। होने का लक्ष्य किसका? भारत सरकार का। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म आ जाता है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो है टीबी मुक्त जो है देश होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। और टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये याद रखना। और इस बार कौन से संघ शासित प्रदेश को मुक्त किया है, मतलब मुक्त घोषित किया है? लक्षद्वीप को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत का पहला एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल शक्ति लॉन्च किया है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों एक पोर्टल शक्ति लॉन्च किया है, जो किसानों और उत्पादक संगठन जो है उन्हें लाभ पहुंचाएगा? तो किस प्रदेश ने किया है दोस्तों? ये किया आपका उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि किस प्रदेश ने जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मार्च 2021 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक भारत के तटरक्षक बल के किस जहाज को कमीशन किया? कमीशन का मतलब होता है यानी शामिल किया, ठीक है नहीं। तो जो ये आपके पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बीके रावत, इन्होंने किस जहाज को अभी जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है? तो दोस्तों इन्होंने क्या अभी आपके पास बताओ, पहला पेड़ला है, दूसरा करंज, ब्रज और विक्रांत। जल्दी आंसर देते हैं आप। तो इन्होंने अभी शामिल किया है वज्र को। वज्र जो जहाज है उसे
तटरक्षक बल को सौंपा है। पिरले दोस्तों ये भी एक जहाज का नाम है जिसने यूएई में जो है यानी संयुक्त अरब अमीरात में नेवी प्रदर्शनी में भाग लिया। नेवी प्रदर्शनी ये मैं करा चुका हूं सब क्वेश्चन। प्रदर्शनी में भाग लिया। ये दोस्तों तीसरी पनडुब्बी है करंज। करंज आपके जो है ये पनडुब्बी है और ये तीसरी पनडुब्बी है आपकी। वो बजरीय हो गया जहाज। विक्रांत आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयर क्राफ्ट कैरियर यानी जहां से आपके पास हवाई जहाजों को उड़ा जाता है समुद्र में। ये जहाज के साथ ही होता है या जहाज के अंदर ही होता है कि एरो मतलब फाइटर प्लेन वहां खड़े रहते हैं और वो यहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है ना। इस पे इसमें हेली वो सब पैड वैड बना हुआ होता है उड़ने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किस जहाज को भी तटरक्षक बल में शामिल किया है, तो वज्र को। और पिरले क्या था जो यूएई में नेवी प्रदर्शनी हुई थी उसमें शामिल होने वाला भारत का जहाज। और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों ये जो शुरू किया गया अभियान मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये जो है लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है। आपको आंसर पता हो तो आप करते रहे आंसर। और दोस्तों अगर आप अच्छे से क्लासों को कर लोगे तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। तो करंट के हम लगभग 500 क्वेश्चन कर चुके। लगभग 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 700 लगभग 700 क्वेश्चन। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन के अंदर हम कई सारे क्वेश्चन कराते हैं तो कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन ऐसा आपके हो जाएंगे। ठीक है। एक बार आपने अच्छे से कर लिए तो करंट का क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। लेकिन हर वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है दोस्तों को आपको अच्छा लगता है, और पीडीएफ से फिर उसका रिवीजन करना है। और दोस्तों 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करने में। आप अगर नए व्यूवर्स हैं, आपको लगता है कि ये आपके एम में यूजफुल हो सकता है चैनल, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस देश द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट है। कभी कभी हमें दोस्तों ऐसी मिसाइलें भी याद रखनी जरूरी होती है जो भारत की नहीं होती हैं। ये इनका सफल परीक्षण किया गया। किस देश की मिसाइल थी? चाइना की, पाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, ईरान की। जल्दी आंसर कर दो, बताओ। ये आपके पास मिसाइल थी पाकिस्तान की। ठीक है दोस्तों। और ये सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसकी जो दोस्तों रेंज है वो 900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन यही है कि अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, दोस्तों इसे आंतरिक सुरक्षा संवाद भी कहते हैं, आंतरिक सुरक्षा संवाद। क्वेश्चनों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, अगर आप एक बार कर लोगे तो फिर आप कहोगे कि हाँ भाई अब क्वेश्चन मुझसे बच के नहीं जाएगा। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ स्थापित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? बताओ जल्दी से आप। जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इजराइल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना प्यारा भारत। अमेरिका ने जो है अभी आंतरिक सुरक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है दोबारा। पहले जो है 2011 में किया गया था पहला ये ओबामा प्रशासन द्वारा
लेकिन ट्रंप साहब आए तो ट्रंप साहब ने ये कैंसिल कर दिया, लेकिन अब इसे पुनः दोबारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, दोनों देशों के जो है रक्षा मंत्री बैठेंगे, डिफेंस मिनिस्टर, और साइबर सिक्योरिटी है, यानी कि साइबर सुरक्षा है, आतंकवाद है, और अदर चुनौतियां जो हैं आपके पास अन्य चुनौतियों पर बात करेंगे। अन्य चुनौतियों पर बात, यानी कि इसमें रक्षा मंत्री बैठेंगे, साइबर सुरक्षा है या आतंकवाद की समस्या है या और कोई वैश्विक समस्या है, सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। बस इतना होगा इसमें। बस याद रखना है कि अभी अमेरिका ने किसके साथ स्थापित करने के लिए कहा है, तो वो है भारत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया दोस्तों? यानी कि अभी ये बताओ कि हाल ही में किस अभिनेता को जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों सम्मानित क्या है, इरफान खान तो दिवंगत हो चुके हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन। जल्दी से आप आंसर कर दें। तो दोस्तों अभी ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये पहले भारतीय हैं, और दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? फिल्मों के संरक्षण में योगदान के लिए, यानी फिल्मों के संरक्षण में जो है योगदान के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, सम्मानित किया जा रहा है इस पुरस्कार से। बस आप याद रखना है अमिताभ बच्चन को, और किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा। ठीक है, और पहले भारतीय हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है, यानी पहला ही है वो, पहला काम उसने किया है जिसने डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए कहा है। तो आपको आंसर पता हो तो बता दें। पहला मतलब डिजिटल विश्वविद्यालय का मतलब दोस्तों हर काम विश्वविद्यालय के अंदर वो डिजिटल रूप से होगा, कोई कागजी कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर हर काम आपका डिजिटल रूप से होगा, ना कि मैनुअल रूप से। तो कौन सा राज्य है जिसने शुरू करने का निर्णय लिया है भारत का पहला? वो आपका दोस्तों केरल ने जो है डिजिटल रूप से विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मतलब कहा है, और ये भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखो पहले तो आप लोग दोस्तों समझ जाओ जेंडर बजट क्या होता है। जेंडर बजट के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपाय किए जाते हैं, के लिए फंड मिलता है, उस फंड से उपाय किए जाते हैं। यानी कि क्या होता है दोस्तों, बजट के अंदर एक जेंडर बजट होता है, उसमें पैसा एलोकेट किया जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा, ताकि जो है लैंगिक समानता आ सके हर क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हमारे इंडिया में तो नहीं होता ऐसा, भी सरकार तो नहीं करती है, लेकिन भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा जिसने अपने बजट में ये प्रावधान किया है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा राज्य है, आपको पता हो तो आंसर करते रहें।
हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने बजट में जेंडर बजट को भी शामिल किया है। और ये मैंने आपको बता दिया जेंडर बजट क्या होता है, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग से पैसा इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मतलब हाल ही में किस संस्थान में सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन हुआ? यानी देखो नाम से पता चला, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का सेंटर, आनंदम यानी कि इस सेंटर में क्या होगा, मतलब मानसिक तनाव को नेचुरल तरीके से दूर करने की कोशिश की जाएगी और व्यक्ति की बॉडी में जो है पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्रियान्वयन किए जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईएम हैदराबाद या आईआईएम जम्मू? बता दें जल्दी आप। तो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन दोस्तों आईआईएम जम्मू में किया गया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जम्मू में जो है वहां पे संस्थान स्थापित किया जा रहा है जिससे जो है व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी को दूर किया जा सके और पॉजिटिविटी को लाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है उद्घाटन किसने किया? तो जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर ने सेंटर में निशंक जो है आपके पास, पोखरियाल निशंक जो है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश का सबसे प्रदूषित राज्य में पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत का सबसे प्रदूषित जो राज्य है वो दोस्तों किसे बताया गया है? बता दें आप जल्दी। ओडिशा, यूपी, बिहार, झारखंड। तो ये आपका कहा गया है दोस्तों भारत का सबसे जो प्रदूषित स्टेट है, आंसर करें जल्दी आप, वो उड़ीसा है। और दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, यानी ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। और दोस्तों मैंने कल ही पढ़ाया था कि एयर यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दोस्तों भारत के 22 शहर थे, 22 में से पहला नंबर पर कौन था? गाजियाबाद। और ये कहा है दोस्तों यूपी का, ये गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और जो ये रिपोर्ट थी दोस्तों इसमें भारत के तो 22 शहर थे, लेकिन पहले नंबर पर जो शहर था पूरे विश्व का वो चाइना का था, और चाइना का ये होटन शहर है शायद, ठीक है नहीं? तो होटन शहर जो चाइना का है दोस्तों वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और 22 शहर 30 में से 22 जो है वो भारत के थे, और उनमें गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, वो यूपी का है। ठीक है, और जो हमारा जो सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या रेगुलेशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, इसने जो सूची जारी की है तो भारत का पहले नंबर पे कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा प्रदूषित? ओडिशा। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ये कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इन्हें याद करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने हाल ही में टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने दोस्तों अभी हाल ही में टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है? तो वो दोस्तों आपके पास स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया गया अभी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, और मकसद वो ये टीबी के बारे में बता ही चुका हूं सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? यानी ई ट्रेडिंग पोर्टल जो प्रणीत है दोस्तों उसे हाल ही में किस मंत्रालय ने जारी किया है? विद्युत मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने या वित्त ने या स्वास्थ्य ने? तो दोस्तों ई
प्रणीत जो पोर्टल है वो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, सारा जो वर्क होगा यानी पेपर वर्क जो है, पेपर वर्क वो डिजिटल रूप में होगा। अब जब दोस्तों सारा बिजली विभाग में पेपर वर्क डिजिटल रूप में हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और उससे एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। जैसे ठेके होते हैं बिजली विभाग के, तो जब सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है दोस्तों तो वहां क्या रहेगा, आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो प्रणीत पोर्टल है इस पर बिजली विभाग से संबंधित सारा डेटा डाल दिया जाएगा, जो भी उसमें प्रक्रियाएं हो रही हैं, पेपरलेस होगा ये, और कोई व्यक्ति जो है वेबसाइट पर जाके देख सकता है। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, विद्युत मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वह कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उसने पॉलिसी बनाई है। तो देखो, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। तो बताएं दोस्तों कौन सा है, जल्दी से आंसर करें। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाता है, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ऐसा है भारत का जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया। देखो, नाम से पता लगा लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि लैंड जो भूमि है देश में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो कौन से देश ने अच्छा काम किया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में दोस्तों मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश को 15वां और मध्य प्रदेश को दोस्तों पहला। ठीक है, तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया दोस्तों, ये जारी किया गया आपका ये नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी आपके पास लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स को किसने जारी किया है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा। किस स्टेट ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो डाटा है भूमि का उसमें। इसमें क्या होगा दोस्तों, लैंड रिकॉर्ड्स में जितना भी जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित डेटा है उसे कंप्यूटराइज किया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब सारा कुछ डिजिटल होगा तो उससे कोई भी सरकार योजना बना रही है किसानों के लिए या किसान अपनी भूमि का यूज करना चाह रहा है किसी प्रकार से, वो सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी। तो ये सारी चीजें करने में जो है दोस्तों, डेटा को सही से डिजिटलाइज करने में कौन सा प्रदेश अव्वल रहा, मध्य प्रदेश। और यूपी का कौन सा स्थान है, 15वां। और किसने ये इंडेक्स जारी किया है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो दोस्तों ये आर्कटिक जो निगरानी उपग्रह है, जो आर्कटिक आपके पास एरिया है वहां निगरानी का कार्य करेगा। और किस देश ने भी जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो आपके पास, जल्दी से आंसर दो, अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो ये रूस के द्वारा भी जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है, जो आर्कटिक क्षेत्र में जो है निगरानी का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ होता है, तो ये ऊपर से जो है निगरानी का कार्य करेगा। ठीक है,
तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूस के द्वारा। बस इतना याद रखना आपको। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्मार्ट उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम, यानी कि जो महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए इस बैंक ने जो है स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों। एसबीआई ने, आरआरबी ने, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी रिजर्व बैंक ऑफ, आरआरबी नहीं आरआरबी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई होता है दोस्तों, आरबीआई गलत है, ये आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, और ये एचडीएफसी बैंक। तो किस बैंक ने दोस्तों ये जो है प्रोग्राम शुरू किया है, स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम? तो किसने शुरू किया है ये बताओ, कौन सी बैंक ने शुरू किया है दोस्तों? ये शुरू किया है आपका एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है नहीं, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस बैंक ने भी दोस्तों ये स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। और दोस्तों इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जो महिला उद्यमी होंगी तो इस बैंक की, एचडीएफसी की जो वरिष्ठ महिला कर्मचारी हैं, वरिष्ठ महिला कर्मचारी, इन महिलाओं जो महिला उद्यमी है, ये जो एंटरप्रेन्योर है आपके पास महिला, उन्हें मोटिवेट करेंगी और उनके एम को प्राप्त कराने में उनकी हेल्प करेंगी। तो इस प्रोग्राम का मतलब ये है, उद्देश्य इस बैंक ने जारी किया है स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम, एचडीएफसी बैंक ने। बस ये आपको याद रखना। तो आज का सेशन दोस्तों यहाँ तक ही है आपका, ठीक है, कंप्लीट होता है आज ये आपका लेक्चर नंबर 13। और दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं या जो पहले भी लोग हैं तो वो अपने दोस्तों को शेयर करते रहें चैनल, और जो नए लोग आए हैं जिन्होंने वीडियो देखा, उन्हें मैटर अच्छा लगा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना है ओनली एग्जाम फोकस को, टेलीग्राम चैनल है ओनली एग्जाम ऑफिशियल के नाम से, इसे ज्वाइन करें। इससे इस मतलब संस्थान से संबंधित हर जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, चाहे वो पीडीएफ हो या क्लास का नोटिफिकेशन हो या अदर्स कोई भी मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। 1 सेकेंड जाता है सब्सक्राइब करने में या अपने दोस्तों को बताने में, ठीक है। तो आप थोड़ा अपना कर्तव्य भी निभाइए, उत्तरदायित्व, और हमारी भी कोशिश है कि संस्थान आपके लिए दृढ़ता से आपके साथ खड़ा हो आपके सफलता में। और फेसबुक पर भी दोस्तों आप जो है संस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी कोई सी भी जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व कर मतलब बता सकते हैं। कोई भी संस्थान से जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है या अदर्स प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे जो है हमारा जो एक कोर्स लॉन्च होने वाला है एनसीईआरटी को लेकर, तो उसमें दोस्तों एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अध्ययन कराया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम का फाउंडेशन होता है जीएस का। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली दोस्तों, तो मैं नहीं मानता कि जीएस वाले पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और या पॉलिटी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इकोनॉमी यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट होते हैं, जो आधार होते हैं हमारी जीके का दोस्तों, तो उसमें किसी भी में भी प्रॉब्लम नहीं आने की अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ रखा है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और पीसीएस लेवल और आईएएस लेवल वालों के लिए तो पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है नहीं। बस आप जो है उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें एनसीईआरटी वाले को, और अपनी नॉलेज को जो है बेहतर करें, क्योंकि फाउंडेशन आपका बना हुआ होगा तो कहीं भी आपको ना तो रटने की जरूरत है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जीएस समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है ल्यूसेंट से। तो दोस्तों ल्यूसेंट से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको रटना ही है। एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा,
फिर आप समझोगे चीज़ों को, और जो चीज़ें समझते हैं एग्जाम में दोस्तों वही याद आती हैं, रटी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको समझना होगा चीज़ों को, ना कि रटना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च होगा दोस्तों, और आप जो है वहां से एनसीईआरटी का अपना फाउंडेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक ही, और कल आप लोगों का जो है मतलब क्लास नहीं होगी कल। ठीक है, कल ये वाली क्लास नहीं होगी आपकी करंट की, जो ये सेशन चल रहा है, और ये क्लास आपकी परसों होगी, और फिर उसी ऊर्जा के साथ होगी जिस ऊर्जा के साथ रोज होती है। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी किसी कारणवश। ठीक है, और परसों आपकी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखें, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।